आप लोग जुड़ जाइए। आज मिस्टेक थोड़ा सा हो रहा था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। आप लोग जुड़ जाइए फटाफट फटाफट जुड़ जाइए आप लोग, और वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दीजिए। फटाफट जुड़ जाइए, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। जुड़िए, फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। चलिए फटाफट जुड़ जाए आप लोग, फटाफट जुड़ जाइए। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ग्रुप में, जितना जल्दी आप शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा टाइम लेट हो रहा है आज। हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है, ये 12th क्लास के लिए विविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है केमिस्ट्री का 2022 के लिए। पहला सवाल आपके सामने है, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, फटाक से बताइए। तो राइट आंसर की बात करें तो ग्रेफाइट जो है सहसंयोजक संयोजक है। क्या है? सहसंयोजक संयोजक। आपका राइट आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। और चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? सवाल हमारा, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? बताइए फटाफट। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो राइट आंसर की बात करें तो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में बहुत बढ़िया, जो ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। तो पिंड केंद्रित कहने का मतलब कि चारों 8 जो कोना पे होते हैं तो 8 गुने 1/8 हो जाता है। और पिंड केंद्रित यानी एक केंद्र में, तो 8 से 8 कट गए, एक अवयव क्या हो जाते हैं तो 2। तो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु संख्या 2 होती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए ना, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है सभी आपके एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे और जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिए एकदम। कुछ सवाल लेकर के आए हैं, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, बार बार लाइव कट जा रहा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए। तीसरा सवाल है आपके सामने नजर आ रहा है, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। क्या है? विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक, उन्नयन या ताप। फटाफट बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, सभी को गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। तो तीसरे 3 का राइट आंसर की बात करें तो विलयन के अनुसंग गुणधर्म का जो उदाहरण होता है वो है क्वथनांक उन्नयन। क्या? क्वथनांक उन्नयन। चलिए जो सवाल आप लोग सी बताएं, सी का बिल्कुल सही है। चलिए आप आपको याद नहीं है तो आप याद भी कर लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं एकदम फटाफट, एकदम जितना जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बता सकते हैं। सवाल 4 नंबर सवाल बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है जो सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है? K2SO4, NaCl, यूरिया या ग्लूकोज। फटाफट बताइए आप लोग, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 4 का। तो 4 के राइट आंसर की बात करें, सबसे अधिक जो हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है वो करता है K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। K2SO4 हो गया। बहुत बढ़िया, जो भी ये बता रहे हैं उनका सही है। और चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 5 है। क्या कि द्रवित NaCl के वैध अपघटन में कैथोड पर मुक्त होता है? द्रवित NaCl इन सोडियम क्लोराइड के वैध अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। क्या कैथोड पर मुक्त होता है? क्लोरीन होता है, सोडियम होता है, सोडियम अम्लगम होता है या हाइड्रोजन होता है? 5 के आंसर बताइए आप लोग फटाफट। कैथोड पे बतलाना है तो कैथोड पे क्या हो जाता है? सोडियम हो जाता है, Na प्लस हो जाएगा। और एनोड पे क्या हो जाएगा आपका? Cl माइनस, प्लस जो माइनस की ओर माइनस प्लस की ओर हो जाता है। तो NaCl के वैध अपघटन में कैथोड पर मुक्त पदार्थ हो जाता है सोडियम। 5 का बी राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद करेंगे आप लोग। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ग्रुप में। चलिए अगले सवाल 6 आपका आंसर बताइए फटाफट। एक इलेक्ट्रॉन का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है, तो इसका मानक अवकरण विभव क्या होगा? इसका मानक अवकरण विभव क्या होगा? फटाफट आप लोग बताइए। तो मानक अवकरण विभव की राइट आंसर की बात करें, इसका हो जाएगा -0.76 वोल्ट हो जाएगा। अवकरण विभव माइनस में हो जाएगा। चलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल आपके सामने है, सवाल 7 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? क्या है 7 नंबर सवाल आपके सामने कि चीनी के प्रतिलोपन में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज
बनने की अभिक्रिया निम्न प्रकार से दर्शाया गया। यहाँ पे आपका सवाल है कि चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। आपको समीकरण दे चुका गया है। यह अभिक्रिया क्या है? द्वितीय कोटि की, एकलानुक, छद्मिक, प्रथम कोटि अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। 7 का आंसर बताइए आप लोग। 7 का क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। इसकी राइट आंसर की बात करें तो ये आपका छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है। यह आपका 7 का यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए और अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। आप लोग सवाल देखिए और जवाब दिए एकदम फटाफट, टाइम नहीं लेना है, जितना जल्दी जल्दी कर सकते हैं। सवाल है अगला 8 नंबर हमारा कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। तो वेग यानी समीकरण दे चुका है KA² × B। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 8 का आंसर बतलाइए आप लोग। 8 का आंसर बतलाइए। किसी भी अभिक्रिया के वेग निम्नलिखित में से व्यक्त किया जाता है तो वेग बराबर है KA² और B। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो वेग बराबर जो होता है किसी भी अभिक्रिया के घातों का योगफल। तो यहाँ पे देखिए A² दिया हुआ था ना और B दिया हुआ था। B का पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो पावर आगे में 2 और पीछे में 1, यानी 2 1 कितना हो गया? 3। तो किसी भी अभिक्रिया की कोटि अगर आपसे पूछ दे तो इसका घात को ले लिया जाता है। इसका राइट आंसर की बात करें यहाँ पे तो 8 का B हो जाएगा। तो जो भी 8 का B बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। तो इस टाइप के सवाल आपको पक्का एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल हमारा 9 नंबर है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडिक कणों का गमन कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडिक कणों का गमन कहलाता है। क्या कहलाता है? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी को गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडिक कणों का गमन कहलाता है, अपवहन कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है, पायस कहलाता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। बताइए फटाफट आप लोग, जितना जल्दी जल्दी बता सकते हैं आप लोग। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडिक कणों का जो गमन कहलाता है, तो विद्युत क्षेत्र से है तो कन्फर्म है कि विद्युत कण संचलन हो जाएगा, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने से ही होगा। यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो 9 का डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हमारा है 10 नंबर सवाल। क्या बोल रहा है कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता कहलाता। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एकदम BBI सवाल है ये, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहा है, एकदम सिंपल सवाल है। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है, खनिज कहलाता है, धातुमल कहलाता है, गैंग कहलाता है। 10 का आंसर बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसकी राइट आंसर की बात करें तो जो आसानी से फायदेमंद हो जाता है वो हमारा अयस्क कहलाता है। आपकी राइट आंसर की बात करें तो क्या हो गया? 10 का ए हो जाएगा। जो भी ए बताएं उनका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार से जवाब फटाफट आप लोग बताते जाइए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं और जितना जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दे सकते हैं। सवाल हमारा है क्या कि साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है। यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु, यानी साइनाइड विधि से कौन से धातु का निष्कर्षण किया जाता है? क्रोमियम का, कॉपर का, सिल्वर का, एल्युमिनियम का। फटाफट बताइए आप लोग, फटाफट बता सकते हैं, जितने जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा। तो साइनाइड विधि से जो प्राप्त धातु है वो हमारा क्या है? वो हमारा है सिल्वर। 11 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? बताइए। NH3 या H2O या HCl या H, कौन सा ऐसा है यहाँ पे जो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? चलिए तो राइट आंसर की बात करें तो HCl जो होता है वो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। 12 का आपका सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी सवाल है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, और प्रत्येक सवाल को हम यहाँ पे डिटेल तरीके से समझा देते हैं सभी को। क्या गया अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया आपका क्या है
कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 2 होगा, +8 होगा, +4 होगा या 0 होगा। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आप लोग सभी सीख गए हैं। चलिए, तो राइट आंसर की बात करें तो ध्यान देगा, S8 दिया है तो सल्फर का पूछा, तो सल्फर तो सिर्फ दिया हुआ है, तो सल्फर को हम x मानेंगे, तो x ने क्या हो गया 8, और बराबर में कुछ नहीं रहता तो 0 लेते हैं। जब x निकालेंगे तो 0 बटा 8 हो गया, कोई भी संख्या 0 में भाग देगा 0। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी 13 का डी बता रहे उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए, इसी प्रकार से जवाब देते जाइए। गलती हो रहा है, गलती से ना घबराइए, क्योंकि गलती हमें बहुत सीख देता है जीवन में। सवाल नंबर 14 है और इसका भी जवाब आप लोग फटाफट बताइए। क्या सवाल है कि निम्नलिखित यौगिक में सबसे प्रबल अम्ल है। सबसे प्रबल, एक दुर्बल होता है, एक प्रबल होता है। प्रबल मतलब मजबूत के बारे में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। HCl है, HF है, HBr है या H है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो 14 का राइट आंसर की बात करें तो HI जो होता है, HI वो सबसे प्रबल अम्ल है। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या सवाल है हमारा कि गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किस गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। यह सवाल पहले भी आप पढ़ चुके हैं, टेस्ट में आ चुका है। गोताखोरों में श्वसन हेतु यंत्रों में किस गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस क्रिप्टन, नियॉन प्लस ऑक्सीजन प्लस क्रिप्टन, हीलियम ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन या क्रिप्टन प्लस ऑक्सीजन प्लस नियॉन। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए, जितने जल्दी आप लोग बता सकते हैं। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। इसका राइट आंसर की बात करें, सभी का दोस्तों सही है आप लोग का। हीलियम ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन होता है। गोताखोर के श्वसन यंत्रों में जो भरा जाता है वो हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। बहुत बढ़िया, 15 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि संक्रमण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के वर्ग के अंतर्गत आता है। बताइए, सभी सवाल आप लोग इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग फटाफट बता सकते हैं। संक्रमण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है, मतलब किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक या F ब्लॉक। फटाफट बताइए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक, वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए, फटाफट लाइक कर दीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, बोलना पड़ता है। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट और आंसर बताइए 16 का। संक्रमण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के वर्ग आता है, तो किसका आता है। तो ऐसा तत्व जिसका डी ऑर्बिटल खाली होता है वही संक्रमण तत्व कहलाता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर की बात करें तो 16 का आपका सी हो जाएगा। जो डी ब्लॉक के तत्व वही संक्रमण तत्व कहलाते हैं। 16 का आपका सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। देखिए, 17 का आंसर यहाँ पे बताइएगा आप लोग। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या बोला है 17 में कि निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्व की श्रेणी का सदस्य नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी का सदस्य नहीं है। बताइए आप लोग, फटाफट बताइए, जितना जल्दी जल्दी बता सकते हैं। फटाफट बताइए, जितना जल्दी जल्दी बता सकते हैं आप लोग। तो प्रथम संक्रमण तत्व का श्रेणी तो अभी जस्ट पढ़ के गए कि जिसका डी ऑर्बिटल पाया जाता है वही संक्रमण तत्व हो जाता है। आपका राइट आंसर बात करें तो आपका यहाँ पे 17 का सी हो जाएगा। जैसे Mg होता है 12, तोड़िएगा तो Na क्या हो जाता है, Na 10, Na के बाद क्या हो जाता है, तो Na कितना से स्टार्ट होता है, तो 3s2। तो ये P ब्लॉक का तत्व हो गया आपका। तो ये हमें डी ब्लॉक का तत्व आएगा वही ना संक्रमण तत्व कहलाएगा। संक्रमण ब्लॉक का तत्व नहीं, आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका। ये आपका हो जाएगा 17 का सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल में हमारा क्या बोल रहा है कि लैंथेनाइड संकुंचन किस तत्व के लिए उत्तरदायी है। बताइए फटाफट, लैंथेनाइड संकुंचन किस तत्व के लिए उत्तरदायी है। जेड तथा वाई की त्रिज्या समान, जेड तथा एनबी की ऑक्सीकरण अवस्था समान, जेड तथा HF की त्रिज्या लगभग समान, या जेड तथा ZN की ऑक्सीकरण अवस्था समान। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसकी राइट आंसर की बात करें तो 18 का आपका हो जाएगा जेड आता था एच एफ की त्रिज्या लगभग समान। इस टाइप के सवाल आपको पक्का पूछे जाएंगे एग्जाम में, कन्फ्यूजन कर करके पूछता है एग्जाम में। और अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर हमारा 19 पहुंच चुके हैं। इसमें क्या है कि निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। क्या सवाल है हमारा कि निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। Cu+2, Ne+2, Na+2 या Cu+2 या Zn+2। क्या हो जाएगा आंसर? 19 का राइट आंसर बताइए आप लोग, 19 का राइट आंसर बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो प्रतिचुंबकीय आपका हो जाएगा Zn+2। Zn को तोड़िएगा +2 यानी डोनेट कर देगा, यहाँ पे चला आएगा Zn2। ये आपको हम टोटल ऑप्शन क्लास में क्लियर कर लिए हैं, इसे आप बनाने पे चला आएगा। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। सवाल नंबर हमारा 20 बोला है क्या? सवाल नंबर 20 है कि जटिल आयन CuNH3 का हॉल ब्रैकेट +2 कॉपर टेट्रासाइनाइड अमोनिया +2 आयन के संरचना वर्ग तलीय है तो उस जटिल आयन में Cu+2 का संक्रमण होगा। यह सवाल आपको बनाना पड़ेगा तब आपका क्लियर होगा। चलिए बताइए, अगर जो भी बनाए बताइए फटाफट। तो 20 का राइट आंसर की बात करें तो इसका संक्रमण जो ऐसे निकालना पड़ता है, Cu का पहले तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ता है और उसके बाद आयन के रूप में, तो इसे हम टोटल क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे अभी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DsP2। DsP2 होता है संक्रमण, परसंकरण जिसको बोलते हैं, यानी इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। चलिए और अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल हमारा है 21वां। PtC2H4 हॉल और Cl3 हॉल ब्रैकेट माइनस में Pt की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? Pt का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा फटाफट बताइए आप लोग। 21 का क्या आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या आंसर हो जाएगा? चलिए तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो देखिए सबसे पहले जिसको Pt दिया होता है इसको हम क्या x मान लेते हैं, और यहाँ C2H4 का आपका 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा? कार्बन का 2 × 2 4। और देखिए चलिए यहाँ पे हम बता देते हैं, Pt को x कर लेते हैं, सभी तत्वों को अलग अलग कर लिया जाता है। तो C का कितना होता है? तो C का माइनस होता है -2, ऑप्शन दिया हुआ 2। और हाइड्रोजन का 1 होता है 1 × 4। और क्लोरीन का माइनस होता है -1 × कितना क्लोरीन 3। अब और माथा पे माइनस लगा हुआ तो माइनस आपका देना पड़ेगा। तो 4 से 4 तो आपका क्या हो गया? कट गया। x और x + 3 ये आपका चला आया, x और -3 इधर आ गया। अब और में आपका चला आया x और x -3 बराबर -1 चला है। जो x निकालेंगे -1 इधर माइनस से गया तो प्लस में, तो 3 में से ही जाएगा तो 2। यानी आपका यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल हमारा है सेकेंडरी ब्यूटी क्लोराइड का IPC नाम क्या होता है? सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IPC नाम क्या होता है? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो 22 की राइट आंसर की बात करें हम, 22 का राइट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा IPC नाम 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन आपका हो जाएगा, यह सेकेंडरी ब्यूटी क्लोराइड का IPC नाम होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चल जाते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या सवाल हमारा? निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टरिक अल्कोहल में विभेद यानी अंतर किया जाता है? कौन सा ऐसा विधि है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्टरी यानी तृतीय अल्कोहल के विभेदन किया जाता है? बताइए फटाफट। ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकारक विधि, विक्टर मेयर विधि या उपयुक्त सभी? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल जवाब सभी आ रहा है। तो ये आ जाएगा राइट आंसर आपका, ये उपयुक्त सभी विधि द्वारा किया जा सकता है अलग, प्राइमरी सेकेंडरी टर्टरी अल्कोहल को अलग किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निश्चेतक रूप में होता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निश्चेतक मतलब नशा के रूप में किया जाता है, बेहोशी करने के लिए किया जाता है? 24 का आंसर बताइए आप लोग। क्लोरोफॉर्म का, आयोडोफॉर्म का, एथिलिस्टीन का, मेथन का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
यहाँ पे राइट आंसर की बात करें 24 का, तो क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग किया जाता है वो निश्चेतक के रूप में किया जाता है, बेहोशी के रूप में किया जाता है करने के लिए। 24 का आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और अगले सवाल की ओर तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हमारा है, क्या कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन सा प्राप्त होता है? बताइए फटाफट। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? एथिल एसीटेट प्राप्त होता है, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, एसीटोन होता है या एसीटल्डिहाइड होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है आपके सामने। चलिए, लेकिन कन्फ्यूजन वाला सवाल है कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर क्या होता है। याद रखिएगा, कैल्शियम एसीटेट को प्राप्त करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया, जो भी सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब जा रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब जा रहा है। 5 क्वेश्चन का जवाब और दे दीजिए, इसके बाद पार्ट 2 वीडियो उसका बन जाएगा जिसमें आप टोटल क्लियर कर लेंगे। सवाल हमारा, एल्कोहल में कौन रहता है? एल्कोहल में कौन रहता है, मतलब एल्कोहल का क्रियाशील मूलक आप लोग बतलाना है। क्या हो जाएगा? OH क्रियाशील मूलक है, CHO क्रियाशील मूलक है और डबल बॉन्ड CO क्रियाशील मूलक है, NH2 है। बहुत बढ़िया, सभी सही बताइए फटाफट। तो एल्कोहल का होता है OH क्रियाशील मूलक होता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये का एल्डिहाइड का हो जाएगा, कीटोन का हो जाएगा, एमीन का हो जाएगा। तो हमें राइट आंसर यहाँ पे एल्कोहल पूछा था आपका, 26 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर हमारा 27 है कि निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन के विभेद कर सकता है? निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन को अंतर कर सकता है, विभेद कर सकता है? फेल्हिंग विलयन, कॉस्टिक सोडा, ग्रिगरार्ड अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं? 27 का आंसर बताइए आप लोग। तो यहाँ पे जो है एल्डिहाइड और कीटोन के बीच जो अंतर करना है ये हो जाता है फेल्हिंग विलयन के द्वारा अलग कर दिया जाता है। ऑप्शन 27 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर से अभी तुरंत सवाल आ गया कि प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक, अभी जस्ट बता के आप लोग गए हैं एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है। यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्न में कौन है? NH, NH2, NH3 या NH3 प्लस? 28 का आंसर बतलाइए आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल सही जा रहा है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो ये माइनस नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। माइनस नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड NH2, यही प्राथमिक एमीन का क्रियाशील मूलक होता है हेमीन का। 28 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चल जाते हैं। सवाल हमारा 29 नंबर सवाल पहुंच गए। क्या है कि तनु एवं अम्ल क्षारीय केमियों के घोल को कहा जाता है? तनु एवं अल्प क्षारीय केमियों के घोल को क्या कहा जाता है? फेंटोन अभिकर्मक, ल्यूकोस अभिकर्मक या वेयर अभिकर्मक या तौलन का अभिकर्मक? 29 का आंसर बताइए आप लोग। तो तनु एवं अल्प क्षारीय केमियों के घोल को जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका वेयर अभिक्रमक कहा जाता है। अभिक्रमक, वेयर अभिक्रमक कहा जाता है। 29 का आप लोग का सी। तो जो भी सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल जवाब सही है। और लास्ट सवाल, आज के लिए लास्ट सवाल है इस लैब का, बताइए फटाफट। फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन बनता है, एनिलीन बनता है, बेंजीन बनता है, जिंक फिनॉक्साइड बनता है। इसका आंसर बताइए। चलिए, तो सभी का राइट आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पे राइट आंसर की बात करें आपको तो ये फिनॉल को जस्ता चूने के साथ उबालने पर जो बनता है वो आपका बेंजीन बनता है। क्या बन जाता है? बेंजीन बन जाता है। तो ये आपका यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपका टोटल क्लियर होगा। पक्का यहाँ से एग्जाम में आपको सवाल टकरेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज लैब के यहीं तक रहने देते हैं। इसका पार्ट 2 वीडियो हम बना देंगे जिसमें आपका टोटल 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्लियर हो जाएगा। और आप लोग चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका सीरीज चलेगा चैप्टर बाय चैप्टर और टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने भी हैं सभी क्लियर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नए टॉपिक लेकर के साथ। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सभी को बाय, जय हिंद।